Hello everyone. Today we are discussing one of the case that has been recently uh, decided by ROC. So हमें काफ़ी अभी सुनने में आया हुआ रिसेंटली कि ROC ने पेनल्टी इम्पोज कर दी है कुछ कंपनीज के ऊपर सीएस अपॉइंट ना करने के लिए। उसी के एक वन ऑफ दोज केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि कुछ और केसेस हैं, अगर आप चाहते हैं उन केसेस के बारे में देखना तो आप एमसीए की वेबसाइट पे जाके बाकी सब केसेस को भी देख सकते हैं एक बारी। अभी जो करंट केस है मेरे पास वो है यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। ये कंपनी दिल्ली की है एंड दिस ऑर्डर इज मेड बाय आरओसी दिल्ली। हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें हैं और क्या एस्पेक्ट हैं इसके और क्या फैक्ट ऑफ द केस थे, क्या मैटर था, बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। एज इन दिस केस रिवॉल्व्स अराउंड सेक्शन 203 विच इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ वोल टाइम KMP। कंपनी की 31 मार्च 2024 को जो पेड अप कैपिटल थी वो 10 करोड़ के प्लस पे थी। तो वही चीज़ें आरओसी ने बोला। फैक्ट ऑफ द केसेस पे आते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। यहाँ पे कंपनी हो जाएगी हमारी यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब फैक्ट ऑफ द केसेस पे चलते हैं हम। फैक्ट ऑफ द केस में सबसे पहले आता है कि हमारी जो एप्लीकेशन आई थी वो 11 जुलाई 2024 को आई थी आरओसी के पास, और अर्लियर एक एप्लीकेशन इन्होंने आरडी के पास भी फाइल कर रखी थी कंपाउंडिंग के लिए। यहाँ पे जो ये 11 जुलाई 2024 को इनके पास जो एप्लीकेशन आई थी ये एक्चुअली 454 के लिए आई थी, और जो यहाँ पे आरडी के पास गई थी एप्लीकेशन वो थी हमारी कंपाउंडिंग के लिए 441 के लिए। कंपनी ने फिर फर्दर ये जाके विड्रॉ कर लिया इसको एप्लीकेशन को, और 6 जून 2024 को इसका ऑर्डर आया था। एक बेसिक डिफरेंस जो होता है 454 एंड 441 में वो ये होता है कि बेसिकली कंपाउंडिंग जब होती है, जब हमारा इम्प्रिजनमेंट या फाइन होता है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और हमारी एडजुडिकेशन होती है पेनल्टी के केस में। यहाँ पे जो पिनल सेक्शन है उसमें पेनल्टी मेंशन्ड है, ये इम्प्रिजनमेंट और फाइन मेंशन नहीं है, इसलिए जो आरडी के आगे एप्लीकेशन थी वो इनको विड्रॉ करनी पड़ी थी। नाउ मूविंग फर्दर, तो उसमें इन्होंने ऑर्डर डेटेड 6 जून 2024 के हिसाब से इन्होंने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, और उस एप्लीकेशन में विड्रॉ करते समय इन्होंने बोला था कि जो हमारी पेड अप कैपिटल है 10,56,99,990 हो गई है 28 जुलाई 2022 को, ठीक है। और कंपनी जो है वोल टाइम सीएस अपॉइंट करने के लिए लाइबल थी फ्रॉम 28 जुलाई 2022। जब इनकी इंक्रीज हुई है उसी दिन से ये लोग एप्लीकेबल थे वोल टाइम सीएस को अपॉइंट करने के लिए। हाउएवर कंपनी जो है वो वोल टाइम सीएस अपॉइंट करती है 30/10/2023 को, 30 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे हमारा सीएस आता है, जो कि डायरेक्टली जो मेरा डिफ़ॉल्ट है वो 458 डेज का दिखा देता है। विड्रॉ होने के बाद जो एप्लीकेशन है वो आरओसी के पास आ गया। अब हम 2 मिनट, अब जो विड्रॉ होने के बाद एप्लीकेशन आ चुकी है आरओसी के पास। अब जितनी बातें होंगी इस एप्लीकेशन के बारे में होंगी। 11 जुलाई 24 को इनके पास एप्लीकेशन आती है, जिसके रिप्लाई में या एक्शन लेते हुए ये लोग 13 अगस्त को एक शोकॉज नोटिस जो है इशू कर देते हैं कंपनी को और अदर रिस्पोंडेंट्स को, ठीक है। एक 28 अगस्त को कंपनी की तरफ से रिप्लाई आता है और वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगते हैं, एंड देन फर्दर 27 सितंबर को वो लोग बोलते हैं कि
वो रिप्लाई फर्निश करते हैं और इन दो बंदों का रिप्लाई नहीं आता उसमें। अंडरस्टूड। पहले हमारी 6 जून 2024 को जो आरडी में एप्लीकेशन थी वो ये लोग विड्रॉ कर लेते हैं। फिर 11/7/2024 को ये लोग एक फ्रेश एप्लीकेशन देते हैं, सॉरी, फिर ये एक फ्रेश एप्लीकेशन देते हैं 11 जुलाई को आरओसी को। देन आरओसी 13 अगस्त को इनको शोकॉस नोटिस देता है। शोकॉस नोटिस के रिप्लाई में 28 अगस्त को ये लोग एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगते हैं। एंड देन फर्दर 27 सितंबर को ये लोग अपनी रिप्लाई फर्निश करते हैं। रिप्लाई में सबमिट करते हैं कि कंपनी जो है एक सूटेबल कैंडिडेट फाइंड नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट में डिले हुआ और ये जो पोस्ट थी वो वेकेंट रह गई और ना चाहते हुए भी हमसे नॉन कंप्लायंस हो गया, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि इसमें हमें एक लीनियंट व्यू लेके चलें जब भी आप पेनल्टी के लिए जा रहे हैं, मतलब जब भी आप पेनल्टी ऑर्डर करेंगे तो उसमें एक लीनियंट व्यू लीजिए। ठीक है, इन्होंने दो चीज़ें यहाँ पे, मतलब पहली चीज़ लगा लेता हूँ मैं, पहली चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लीनियंट व्यू लीजिए जब आप पेनल्टी लगाएंगे। अब फर्दर एक और इसमें क्लेम आता है, मैं इसे क्लेम नंबर 2 दे देता हूँ। क्लेम नंबर 2 एंड 3। क्लेम नंबर 2 आता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है कंपनी के, नेमली सुरेंद्र सिंह, दिवेश जमनादास दलाल एंड कुर्त एंड्रू परसे, submitted that they were not officer in default in the contravention of this appointment and hence no penalty must be levied। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्लेम आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकंड क्लेम। थर्ड क्लेम जो है, जो मैं नीचे मेंशन भी करा है मैंने, इसमें संदीप शर्मा जी थे, वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपना ऑफिस जो है वो वेकेट कर दिया था ईयर 2023 में इन द मंथ ऑफ अगस्त, और हमारा जो डिफ़ॉल्ट हुआ था वो डिफ़ॉल्ट हुआ था 28 जुलाई 2022 में। उस टाइम पे तो ये डायरेक्टर थे। ठीक है, उस टाइम पे डायरेक्टर थे, लेकिन फर्दर इन्होंने इस डेट को रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, ये होगा क्लेम नंबर 3। अब आगे आते हैं तनुज वोरा, इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये PCS हैं, appeared for all submission in the matter on this and requested to take lenient view। वही lenient view लेने की इन्होंने फिर से बोला। अब जो फैक्ट थे उसके बाद इन्होंने रेलिवेंट प्रोविजन दिया है। रेलिवेंट प्रोविजन कोट करते हुए उन्होंने सेक्शन 203 का प्रयोग किया है। एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे प्रिस्क्राइब्ड, ये आपको नीचे मिल जाएगा, रूल मेंशन कर रखे हैं इन लोगों ने, जिसमें कि 10 करोड़ सॉरी जिसमें कि 10 करोड़ और मोर पे एप्लीकेबिलिटी आ जाती है आपके पास। ठीक है, इसके बाद जो हमारे ये डिफाइन करते हैं कि वोल टाइम KMP में कौन कौन आएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर आएंगे, CEO आएंगे, मैनेजर आएंगे और वोल टाइम डायरेक्टर आएंगे। इसके साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी एंड CFO, प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल, हालांकि ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये CEO के लिए है। इस केस में अगर हम CS के अपॉइंटमेंट के लिए चल रहे हैं तो हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं होगा। सो हम आगे चलते हैं। वन ऑफ द मेन जो भी यहाँ पे आपको प्रोविजन जो सेक्शन होगा वो ये वाला है। इफ एनी कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन सच कंपनी शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज़। अगर कोई भी कंपनी इस सेक्शन में डिफॉल्ट करती है तो उस पर 5 लाख की पेनल्टी लगने का प्रोविजन है, फिक्स पेनल्टी। इसके अलावा एवरी डायरेक्टर और KMP ऑफ द कंपनी उस डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000। अगर आप एक यहाँ पे दूसरा इसमें बोला गया एवरी डायरेक्टर एंड KMP 5 लाख प्लस में 10,000
मैक्सिमम ये कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट होगा, सेकंड डे से लगेगी पेनल्टी आपकी 10,000 रुपीज़ की पर डे, मैक्स ऑफ 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास जो है मतलब ये आपकी पेनल्टी होगी जो इसके डिफ़ॉल्ट के लिए अपन लोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये पेनल्टी होगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये वाला रूल 8A भी कोट करा है इसमें, एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज़ पेड अप शेयर कैपिटल फॉर 10 करोड़ रुपीज़ और मोर शैल हैव ए वोल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। ये हम सबको पता है कि ये हमारे प्रोफेशन के लिए ये एक प्रोविज़न लिखा गया है कंपनीज एक्ट में। इसके बाद अब हम एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी पे आते हैं। हमारे पास 3 क्लेम मैंने आपको बताए थे, ठीक है, 3 क्लेम हम इसके अंदर उन तीनों का जवाब दिया है आरओसी ने। सो द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एक्सीड 10 करोड़ 28 जुलाई, ये हमने ऊपर डिस्कस करा कि 28 जुलाई 2022 को उनकी जो पेड अप शेयर कैपिटल थी वो 10 करोड़ से ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उन्हें वोल टाइम CS को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट आती है। द कंपनी कुड अपॉइंट वोल टाइम CS ऑन 30 अक्टूबर 2023। इसका मतलब है कि इन लोगों ने जो CS अपॉइंट करा है वो 30 अक्टूबर 2023 को करा है। एंड हैंस देयर वाज अ नॉन कंप्लायंस फॉर अ पीरियड ऑफ 458 days as per section 203 of the Companies Act. The submission of the companies granting remission in the penalty cannot be considered as the law provide for a fixed penalty. ये वाली जो लाइन आ रही है यहाँ पे, ये वाली लाइन वहाँ से आ रही है जो हमारा क्लेम नंबर 1 था, आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बोला था कि पेनल्टी इम्पोज करोगे जब आप लीनियंट व्यू अपने पास रखना, लेकिन आरओसी ने इस बात पे बोला है कि फिक्स पेनल्टी है एंड वी कांट टेक एनी काइंड ऑफ रिमिशन और लीनियंट व्यू वाइल इम्पोजिंग द पेनल्टी। सो पहला क्लेम यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि हम जितनी पेनल्टी होगी उतनी लगेगी, फिक्स पेनल्टी है, हम कोई लीनियंट व्यू नहीं ले सकते उसमें। इसके बाद आते हैं अगले पे, every director and key managerial person of the company will be default for such non-compliance. Therefore, every member of the board during the period of default will be liable for such contravention. यहाँ पे हमारा क्लेम नंबर 2 आंसरेबल हो रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे हमारे 3 डायरेक्टर्स ने कहा था कि हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। व्हाट हैपेंड टू माय पेन यार, जहाँ पे हमारी कंपनी के 3 डायरेक्टर ने ये कहा था कि हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा था कि मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड हमारे ऊपर पेनल्टी नहीं इम्पोज होनी चाहिए, तो ये उसको आंसर कर रहे हैं। सेकंड क्लेम हो गया हमारा, द सब्जेक्ट कंपनी डज नॉट कवर्ड अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्मॉल कंपनी। 10 करोड़ है तो ये स्मॉल कंपनी के अंदर आएगी नहीं। नाउ इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 24 March 2015 and having considered the reply submitted by the subject company in response to the notice, I hereby impose the penalty on the company and its officer on default under section 2003 of Companies Act 2013 for violation as follows. अब आते हैं हम, ये पूरा टेबल दिया गया है जिसमें इन्होंने उस टाइम पे जो जो डायरेक्टर थे और कंपनी थी और KMP थे उन सबको इन्होंने घेरे में ले लिया है और उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी है अप टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीस और सच लोअर अमाउंट which has been calculated after taking into consideration the days of default. Now अब देखें किसी किस केस में 5 लाख रुपए की पेनल्टी है एंड किसी किसी केस में लेस देन 5 लाख रुपीस की पेनल्टी है। सो ये कैसे कैलकुलेट करा? बीइंग फिक्स पेनल्टीज में क्या है, जो हम ऊपर डिस्कस भी कर रहे थे, कंपनी ऊपर डायरेक्टली 5 लाख की पेनल्टी लग जाएगी, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट इस पर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर का केस होगा उसमें हम कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट को देखेंगे। सो यहाँ पे पहले हमने 50,000 लगाया, फिर 1,000 करा फॉर जो सेकेंड डे था विच इज़ 29 जुलाई 2022 अप टू अ पीरियड जब तक उन्होंने बोर्ड को होल्ड करा,
ठीक है, वहाँ से हम डेज कैलकुलेट करके उतने डेज में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये ज़्यादा आता है 5 लाख से तो 5 लाख ले लेंगे। अगर कैलकुलेट करने पे ये कम आता है और 5 लाख से कम आ गया ये, तो हम अगर 5 लाख से कम आता है तो हम ये वाला लेंगे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। और इसमें टेबल दे दिए इन लोगों ने और पेनल्टीज इम्पोज कर दिए हैं सभी डायरेक्टर्स पे, जो जो भी उस टाइम पे थे बोर्ड पे। या फिर बाद में है अप टू द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस। मतलब यहाँ पे दो केस है, एक तो जब से 10 करोड़ हुई थी, जब से 10 करोड़ हुई थी एंड उस टाइम पे कोई डायरेक्टर था, बाद में उसने रिजाइन दिया लेकिन जब तक सीएस अपॉइंट नहीं हुआ था। एक है जो 10 करोड़ हुई थी जब नहीं थे बोर्ड पे लेकिन बाद में आए वो लोग, एंड अप टू द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ सीएस वहाँ पे ही पेनल्टी लगेगी। तो वैसे करके लगाए इन्होंने, इसीलिए आपको इतने डायरेक्टर्स इसमें दिख रहे हैं कंपनी के अलावा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इसलिए ज़्यादा डायरेक्टर्स पे इम्पोज हो गया पेनल्टी। अब हम ऑर्डर पे आते हैं। ऑर्डर में क्या बोलता है आरओसी? ऑर्डर में आरओसी कहता है कि टेबल 1 में जो जो बंदे मेंशन है उन्हें पेनल्टी पे करनी है। पेनल्टी पे करने का पूरा उन्होंने प्रोसीजर बता दिया आपको कि आप एमसी पे जाइए, फिर मिसलेनियस साइड में जाइए, पे एंड अकाउंट ऑफिसर के फेवर में पेनल्टी पे कर दीजिए विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर एंड इंटीमेट दिस ऑफिस विद प्रूफ ऑफ पेनल्टी पेड। विद इन 90 डेज में आपने पेनल्टी पे करनी है जहाँ से आपको ये ऑर्डर रिसीव हो जाता है, एंड आपको आरओसी को भी बताना है। विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर आप जा सकते हो आरटी के पास अपील लेके अपनी कि साहब ये गलत हुआ है हमारे साथ और हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर आप रिवर्स कर दो और इसमें चेंजेस करो, ये ठीक नहीं हुआ है। योर अटेंशन इज ऑल्सो इन्वाइटेड टू सेक्शन 454(8). सो 454(8) इज़ नथिंग बट इसमें ये होता है अगर आप 454 में आए एडजुडिकेशन ऑर्डर को नॉन कंप्लाई करते हो और उतनी पेनल्टी पे नहीं करते तो उसके ऊपर भी कुछ पेनल्टीज़ हैं, तब वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। मेरे हिसाब से हो गया है इसमें। हाँ, एक पॉइंट मैं ये डिस्कस करना आपके साथ भूल गया। सेक्शन 446(b) में कुछ रिलीफ दे गए हैं ओपीसी और स्मॉल कंपनी को, जब बात सेक्शन 454 में जो पेनल्टी होती है उसके ऊपर आती है, तो इनको अमाउंट के लिए कुछ रिबेट्स दी गई हैं वहाँ पे। तो बीइंग दिस इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी, सो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा सम इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मेरे को लगता है हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि वाई दिस नॉन कंप्लायंस, बिकॉज कंपनियां तो इतनी डरती हैं नॉन कंप्लायंस करने से। सो वाई दे डोंट हैव अपॉइंटेड अ सीएस। ऐसा तो नहीं है कि बीइंग इतने मेंबर्स होने के बाद भी आईसीएसआई में कोई अपॉइंट नहीं कर रहा है सीएस को। द मेन थिंग इज दैट कॉस्ट इफेक्टिव। अपॉइंटिंग अ सीएस कॉस्ट यू अराउंड 7 लाख रुपीज़ अ ईयर। बेशक आप फ्रेशर को उठाएं या मतलब फ्रेशर को उठाएं तो 7 लाख रुपए आपका सालाना जाता है, ठीक है, लेकिन पेनल्टी लगती है 5 लाख रुपए कंपनी के ऊपर। अगर दो डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्ट होंगे 10 लाख की लगा लीजिए। मान लो आपने ये करके 2 साल निकाल दिए, 14 लाख रुपए आ गई। आई एम रियली सॉरी बट मैं लूप होल नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि इस सेक्शन में हमारी जो पेनल्टी है 5 लाख रुपए की किसी सीएस को ना अपॉइंट करने की, वो बढ़ा देनी चाहिए अगर आपको क्लोज रखना ही है तो। और इसके ऊपर कोई मैक्सिमम 5 लाख की लिमिट नहीं होनी चाहिए डायरेक्टर के लिए। और पर डे पेनल्टी का अमाउंट भी बढ़ाइए आप, इसे 2000 3000 जितना कर सकते हो उतना करो। मैक्स की लिमिट हटाओ सबसे पहले, बिकॉज कंपनियां सीरियसली कैसे लेंगी फिर जब तक वो अमाउंट बढ़ेगा नहीं, अच्छा अमाउंट जाएगा नहीं गोद से का। देखो जब वो कॉस्ट सच में कॉस्ट नहीं लगेगी जब मजा आएगा। सो यही था। एंड सेकंड थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं कि आरओसी ने लगा दिया, ये कर दिया। आरओसी ने नहीं लगाया, ये एप्लीकेशन आई थी कंपनी की तरफ से
उन्हें एडजुडिकेट करवाना था खुद को। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें फंडिंग लेनी हो या और कोई कॉर्पोरेट एक्शन करना हो, लिस्टिंग के लिए जाना हो, तो वो नहीं चाहते थे कि वो नॉन कंप्लायंस के साथ जाए, बीइंग हैविंग अ नेगेटिव इमेज। सो उसके लिए भी ये हो सकता है कि उन्होंने एडजुडिकेट करवाया खुद को। आरओसी ने नहीं लगाया ये ऑर्डर, एक एप्लीकेशन आई थी उसके थ्रू हुआ है। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल हैव बीन गेटिंग माई पॉइंट, विच इज़ दैट आरओसी खुद से नहीं लगाया है, सुओ मोटो नहीं लिया एक्शन, ये एप्लीकेशन आई थी उसके उस पे हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, ये देखिए, दिस ऑफिस इज इन रिसिट ऑफ एप्लीकेशन on 11 July 2024. I hope you all have liked this video. Please, in case you like this video, do comment, like and share it with your friends, as many as you can. So thank you so much.